नमस्कार बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक कृतिका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पाठ संख्या 3 साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका हैं मधु काकड़िया जी। इस पाठ का आधा भाग हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में लेखिका ने सिक्किम यात्रा का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। तो चलिए आज हम लोग इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ते हैं। पिछले भाग पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, इससे एक बार पुनरावृत्ति हो जाएगी। प्रस्तुत पाठ किस विधा में है? प्रस्तुत पाठ यात्रा वृत्तांत विधा में है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। यह लेखिका की किस पुस्तक का अंश है? तो पुस्तक का नाम साना साना हाथ जोड़ी, जो पाठ का नाम है वही पुस्तक का नाम है। इसमें वे गैंगटॉक से युमथांग की यात्रा का वर्णन कर रही हैं। गंगटोक, जिसे गंगटोक भी बोलते हैं और गैंगटॉक भी बोलते हैं, यहाँ पर किस फिल्म की शूटिंग हुई थी और कौन सी जगह पर? तो गैंगटॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। वैसे तो बहुत सारी नेपाली फिल्में भी बनती रहती हैं, लेकिन जो हिंदी फिल्म गाइड बहुत मशहूर फिल्म हुई थी, उसकी शूटिंग यहाँ हुई थी कवि लॉन्ग स्टॉप में। प्रेयर व्हील क्या है? प्रेयर व्हील बौद्ध धर्म के जो बौद्ध मंदिर है, यहाँ आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, यहाँ जो पहली वाली तस्वीर है इसमें इनका एक बौद्ध मंदिर है। तो इन बौद्ध मंदिरों में एक धर्म चक्र होता है, मतलब जैसे हम लोग परिक्रमा करते हैं इस तरीके से ही इनका कुछ चक्र जैसा होता है, वो उसे घुमाया जाता है और उसके चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। तो सिक्किम में किस धर्म के लोग इसे मानते हैं? बौद्ध धर्म के लोग मानते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इसको घुमाते हुए जब इसकी परिक्रमा करते हैं तो पाप खत्म हो जाता है और जो भी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। लेखिका के साथ गाइड कौन था? लेखिका के साथ गाइड थे जितेन नार्गे। ये गाइड भी थे और उनकी गाड़ी का ड्राइवर भी थे। लेखिका को प्राकृतिक दृश्य देखकर कैसा महसूस हो रहा था? अब नीचे वाला फोटो देखिए। बर्फीले पहाड़ हैं, एक तरफ बर्फीला पहाड़ है, एक तरफ हरे भरे पेड़ वाला पहाड़ है और नीचे तिस्ता नदी बह रही है। तो लेखिका को ये सब दृश्य देख करके बहुत ही ये कह सकते हैं कि दिव्य अनुभूति हो रही थी, बड़ा आध्यात्मिक सुकून मिल रहा था और मतलब वो उनके अंतरात्मा तक इससे भाव विभोर हो जा रही थी। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इस पाठ का दूसरा भाग। और पिछले भाग में हम लोगों ने लेप्चा संगीत का आनंद लिया था, अब इस भाग में हम लोग नेपाली संगीत का आनंद लेंगे। मैंने आपको बताया था कि सिक्किम में नेपाली, भूटानी, लेप्चा ये सभी जाति के लोग रहते हैं। तो ये नेपाली संगीत हम लोग सुनेंगे साथ साथ, जिसमें भाव ये है कि सिक्किम की जो गैंगटॉक की जो खूबसूरत वादियाँ हैं, खूबसूरत दृश्य हैं, वो सभी याद आ रही हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं। पहाड़ी रास्तों का अद्भुत सफ़र। लेखिका अब आगे बढ़ती हैं, वो गाड़ी से जा रही हैं। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है, खाई में तिस्ता नदी बह रही है और बेहद मनोरम दृश्य है। तो पहाड़ी रास्ते का जो सफ़र था वो बहुत ही अद्भुत था, अविस्मरणीय था। सिक्किम में क्या होता है, बादलों का धुंध चारों तरफ छाया होता है। जब बारिश होती है तो नीचे ऊपर सब जगह बादल हो जाते हैं और ये बादल बड़े हल्के होते हैं और उड़ते उड़ते वो खिड़की के अंदर भी आ जाते हैं। तो पूरा दृश्य बादल में था
चारों तरफ धुंध छाया हुआ था, बहुत सुहानी हवा चल रही थी। और मैंने आपको बताया था कि वहाँ झंडे लगाते हैं, तो वहाँ तेज़ पहाड़ों पे बड़ी तेज़ हवा चलती है, तो झंडे भी लहराते हैं, तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। छाया पहाड़, जब एक तरफ धूप होती है तो उस धूप से पहाड़ों की छाया दूसरे पहाड़ पर पड़ने लगती है, तो वो छाया पहाड़ बनने लगता है। और इस तरह से ये जो चलायमान सौंदर्य था, वो सफ़र पे चल रहे थे, गतिमान थे, और उन्हें रास्ते में दृश्य सारे दिखाई दे रहे थे, और सभी बेहद खूबसूरत झरने, नदियाँ, नदी, झरना, पहाड़, पेड़, फूल, बादल, धुंध, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और जैसा कि हम सभी का अनुभव है, जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सारे दृश्य हमें पीछे की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो चलता हुआ सौंदर्य था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना, अतीन्द्रिय सौंदर्य के लिए आभार। जो हमारा ये शीर्षक है, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। साना साना मतलब छोटे छोटे, हाथ जोड़ी मतलब हाथों को जोड़ करके। ये एक प्रार्थना है जो लेखिका ने वहाँ नेपाली युवतियों से सुना था। तो इस प्रार्थना को वो सच्चे अर्थों में महसूस कर रही थी कि वाकई यहाँ का जो अतीन्द्रिय सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य है, उसके सामने जो आभार है वो बहुत छोटा पड़ जाता है। यानी हम उसके सामने कितना ही उसकी तारीफ़ कर लें, कितना ही उसको उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, लेकिन वो छोटा पड़ जाता है। यहाँ के लोगों की मेहनत से जो यहाँ की खूबसूरती हम लोग देखते हैं, वो वाकई बेहद मतलब उसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। तभी उन्होंने कुछ महिलाओं को देखा जो अपने बच्चों को गोद में लिए पीठ पर बांधे हुए कुदाल से पहाड़ पर रास्ता बनाने का काम कर रही थीं। तो इतने सुंदर जगह को बनाने में वहाँ के लोगों की कितनी मेहनत रहती है। वहाँ की सुंदर सुंदर स्त्रियाँ अपने बच्चों को लेकर के किस तरह से मेहनत कर रही हैं, जिसके कारण हम पर्यटक लोग वहाँ का दृश्य देख पा रहे हैं, वहाँ पहुँच पा रहे हैं। तो उन महिलाओं की तकलीफ़ को देखकर लेखिका को याद आया कि पलामू में भी उन्होंने ऐसी ही मजदूरियों को देखा था, जो अपने बच्चों को पीठ पर बांध करके काम कर रही थी। फिर उनको ये भी एहसास होता है कि एक तरफ ये कितनी गरीबी और कितना अभाव है हमारे समाज में, और ये सब हम लोगों के लिए कितना कुछ दे रहे हैं, और बदले में हम उन्हें क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो हम सभी को, सरकार को भी और लोगों को भी, ऐसे जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमें उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और फिर वो उन्होंने फिर एक हेयर पिन बेंड लिया। हेयर पिन बेंड का मतलब है सड़क जो है एकदम से घूमी, और घूमने के बाद फिर वो दूसरी तरफ चले। तभी उन्होंने कुछ बच्चों को पैदल स्कूल जाते हुए देखा, पहाड़ी बच्चे। और जितेंद्र नार्गे ने बताया कि ये पहाड़ी बच्चे जो हैं, यहाँ कहाँ उनके लिए गाड़ी है या बस है, ये पैदल ही पगडंडियों से होते हुए इधर से उधर दूर दूर से स्कूल पहुँचते हैं। और ये सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, बल्कि ये अपने घर के कामों में भी अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं। गाय बकरियां चराते हैं, और लकड़ियाँ काटते हैं, और दूसरे काम करते हैं। तो ये बच्चे भी जो हैं गरीबी और अभाव में जी रहे हैं। हालांकि बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत बच्चे थे। तो ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये अपनी गरीबी की जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब रास्ते में उन्होंने जो कुछ भी देखा, वो सभी कुछ हमको, लेखिका को लगा कि हम लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए। फिर वो और आगे बढ़ते हैं। उनके साथ उनकी सहयात्री थी मणि, और भी लोग थे गाड़ी में। और जो ड्राइवर, साथ ही साथ जो गाइड थे जितेंद्र नार्गे, ये उन्हें जितेंद्र जी जो थे वो बताते जा रहे थे कि कहाँ कैसा है। और इन दोनों के साथ वो अपनी यात्रा को बड़ा अच्छे से आनंद के साथ यात्रा कर रही थी। रास्ते में जगह जगह चेतावनी के बोर्ड लगे हुए थे, यानी कि अपना स्पीड कम रखिए, और मोड़ पर ध्यान से मुड़िए, इस तरह से बहुत सारी चेतावनियाँ थीं। इससे पता चलता है कि सिक्किम की गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था करती है।
याक जानवर, जैसे हम लोगों के यहाँ गाय भैंस होता है ना, ऐसे वहाँ एक याक जानवर होता है। आप ऊपर वाली तस्वीर में देख रहे हैं, ऊपर वाली तस्वीर छांगू लेक की है। हालांकि लेखिका छांगू लेक नहीं जा रही थी, वो युमथांग जा रही थी, लेकिन इस तरह का जो एक तरह समझ लीजिए पहाड़ी भैंस है, ये वहाँ जगह जगह दिखाई देता है। और इसका लोग दूध पीते हैं, इसको याक बोलते हैं। इसका दूध काफ़ी गाढ़ा होता है। तो इस जानवर को भी उन्होंने वहाँ देखा, जो उनके लिए कुछ नया था। शाम का धुंध, चलते चलते बहुत मतलब पूरा दिन वो गाड़ी से चलते ही जा रहे थे। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है, और शाम के समय जैसे हम लोग यहाँ कोहरा छा जाता है, ऐसे वहाँ भी धुंध छाने लगता है। तभी उन्होंने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें जा रही हैं, जो लकड़ियों के गट्ठर लिए हुए हैं, यानी लकड़ियाँ काटी होंगी उन्होंने, और वो सब लेकर के जा रही हैं। फिर एक जगह वो देखती हैं कुछ युवतियाँ थीं जो लाल रंग के बोकू पहने हुए थे। उनके जो ड्रेस होता है ना, गाउन टाइप का ड्रेस होता है, उसको बोकू बोलते हैं। और वो चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। जैसे दार्जिलिंग में चाय के बागान है ना, ऐसे ही सिक्किम में भी चाय के बागान हैं। तो वे सभी चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं, और इस तरह से वो युमथांग जा रहे थे। और फिर रास्ते में रात हो जाती है, तो वो लायुंग नामक स्थान पर रुक जाते हैं रात बिताने के लिए। लाओंग में जब वे रुके, तो वहाँ भी वो लोगों से उन्होंने बातचीत करी, वहाँ के बारे में भी उन्होंने जाना कि सिक्किम में जीविका का साधन मुख्य रूप से पहाड़ी आलू और धान की खेती है। साथ ही साथ वहाँ शराब का व्यापार भी बहुत ज़ोर शोर से होता है। पहाड़ों पर वैसे भी लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, ठंड होती है, और वहाँ से बेचा भी जाता है। जो अप्रैल, ये जो यात्रा थी उनकी, वो अप्रैल के शुरुआती दौर की यात्रा थी। तो उस समय वो बर्फ़ देखना चाहती थी, लेकिन उनको बर्फ़ मिल नहीं रहा था। मतलब बर्फ़ हो सकता है और ज़्यादा ठंड के समय, दिसंबर या जनवरी के समय हो सकता है बर्फ़ ज़्यादा होता, लेकिन अप्रैल में उस समय उनको बर्फ़ उतनी नहीं मिल रही थी, बस दूर से चोटियाँ दिखाई दे रही थी। उस समय वे समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। तभी किसी ने उनको बताया कि आप युमथांग जा रही हैं, युमथांग में आपको उतना सुंदर बर्फ़ नहीं मिलेगा, आप अगर बर्फ़ देखना चाहती हैं तो आप कटाव जाइए। कटाव जो था वो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था, 2 घंटे का सफ़र था। तो लेखिका ने निश्चय किया कि क्यों ना हम युमथांग जाने से पहले कटाव देख लेते हैं, उसके बाद युमथांग जाएंगे। तो इस तरह से फिर उन्होंने अपनी योजना थोड़ी सी बदली, और फिर अगले दिन उन्होंने कटाव जाने के लिए तैयारी की। लायोंग से जो कटाव का रास्ता था वो बड़ा ही खतरनाक था, चारों तरफ धुंध। आप ऊपर वाली तस्वीर में देख रहे हैं कैसे बादल धुंध छाए हुए हैं, और चारों तरफ, और इसमें गाड़ी चलाना बड़ा ही रिस्की होता है। चारों तरफ बादल ही बादल, ऊपर से बारिश, और उसी के बीच से उनको गाड़ी चलाकर जाना था। इस यात्रा के दौरान लेखिका ने बहुत सारे नए नए शब्द भी सीखे। मैंने भी बताया आपको कि वहाँ पर नेपाली, भूटानी, लेप्चा, ये सभी जो हैं भाषाएं बोली जाती हैं। तो लेखिका ने भी बहुत सारे नए नए शब्द सीखे, जैसे कि अच्छा है को बोलते हैं राम रोछो, फिर मिलेंगे को बोलते हैं फेरी भेटूला। इसी प्रकार से तुम्हारा प्यार, तिमरो माया, और सैंधे, मलाई का मतलब है मुझे, है ना। और सैंधे सतायूछो, मतलब सैंधे मतलब सदैव, सतायूछो मतलब सताता है। तो इस तरह के नए नए शब्द उन्होंने सीखे। और जब वो कटाव पहुंचते हैं तो वहाँ चारों तरफ उनको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलता है। कटाव को स्विट्ज़रलैंड बोला गया है, भारत का स्विट्ज़रलैंड जैसा सुंदर है।
और जैसे आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं, चारों तरफ जब बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, बर्फ़ में खेलते हैं और खूब अच्छा लगता है उनको, खूब एंजॉय करते हैं। तो जिस चीज़ की तलाश थी लेखिका को, तो वो उन्हें कटाव में जाकर मिल जाता है। अब चूँकि कटाव कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए वहाँ मतलब ज़्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं थी, दुकानें भी नहीं थी और प्रदूषण भी नहीं था, और यही वजह था कि वहाँ उनको बिल्कुल साफ़, स्वच्छ, पवित्र बर्फ़ मिल जाता है। जनरली क्या होता है, जिन जगहों पर लोग पहुंचने लगते हैं, भीड़ भाड़ होने लगती है, वहाँ लोग गंदगी भी करते हैं, और जब गंदगी करते हैं तो प्रकृति का जो सिस्टम है, जो उसकी व्यवस्था है, वो भी गड़बड़ा जाती है। और यही वजह है कि जहाँ बर्फ़ होना चाहिए वहाँ बर्फ़ नहीं होता। इस तरह से प्रकृति का जो एक चक्र है उसमें भी दिक्कतें आने लगती हैं। फ़िलहाल कटाव में उनको बहुत सुंदर लगता है। लेखिका देखती हैं कि हिमालय कितना अद्भुत है। हिमालय में इतना सुंदर सुंदर सब कुछ है, बर्फ़ कितना जमा रहता है, और ये पूरी सर्दी में बर्फ़ जमा हो जाता है, और जब गर्मी में पूरी मतलब मैदानी क्षेत्रों में जब पानी की कमी होती है तो यही बर्फ़ पिघल पिघल कर जलधारा के रूप में पूरे देश को किस तरह से पानी पहुंचाता है और उनकी प्यास को बुझाता है। तो प्रकृति ने ये जल संग्रह का एक बड़ा ही अद्भुत तरीका बना रखा है। फिर वे और आगे जाते हैं तो वहाँ उनको बॉर्डर एरिया मिलता है, और वहाँ फौजियों की छावनियाँ भी वो देखते हैं। वहाँ -15 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था, और वहाँ उन्होंने देखा कि कितने कष्ट में हमारे फौजी साथी देश की रक्षा कर रहे हैं। तो लेखिका को ये महसूस होता है कि हम लोग जैसे यहाँ के मज़दूर हैं, यहाँ के जो मेहनती लोग हैं, हम उनके लिए भी उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक इसी तरह ये जो फ़ौजी लोग हैं, ये देश के लिए जितना कुछ कर रहे हैं, हम इसको उसके बदले उनको उतना कुछ नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें उनके परिवार के लिए, जो लोग गाँव में या कहीं और हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, जिससे कि इन फ़ौजियों का जो हमारे लिए योगदान है कि हम चैन से रह सकें, इसके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना तकलीफ़ सहते हैं, तो हमें इनके परिवार के प्रति सहयोग रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। फिर वो कटाव से लायुंग वापस आते हैं, और फिर लायुंग आकर के फिर वहाँ से युमथांग के लिए अगले रास्ते बढ़ते हैं। जब वे युमथांग जाते हैं तो युमथांग के रास्ते में उनको बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल मिलते हैं, ख़ास तौर पर प्रियोता और रोडोडेंड्रो के फूल मिलते हैं। ये आप फोटो में देख रहे हैं। इस तरह से फूलों की घाटी, जैसे इधर बद्रीनाथ की तरफ फूलों की घाटी है, इसी तरह से सिक्किम में भी युमथांग की तरफ फूलों की घाटी है। युमथांग के पूरे रास्ते में और युमथांग में भी फूल ही फूल है। ये सब प्राकृतिक रूप से खिले हुए हैं, यानी कोई वहाँ पे लगा नहीं रहा। तो ये कुदरत का करिश्मा ही है कि पहाड़ों पर कैसे पेड़ भी होते हैं, बर्फ़ भी होता है, फूल भी होते हैं, झरने भी होते हैं, नदियाँ भी होती हैं, और ये सब जो है हम लोग देख रहे हैं वहीं वहीं के लोगों की मेहनत की वजह से। इस फोटो में भी आप देख रहे हैं किस तरह से सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, और एक एक फूल ढेर ढेर संख्या में खिले हुए हैं। तो कटाव के बर्फीले सौंदर्य के बाद युमथांग की खूबसूरती लेखिका को थोड़ी फीकी लगती है, क्योंकि युमथांग में उनको बर्फ़ नहीं मिलता। फूल तो मिलते हैं लेकिन बर्फ़ नहीं मिलता। दूर से बर्फीली चोटियाँ तो दिख रही थी, लेकिन जहाँ वो खड़े थे वहाँ बर्फ़ नहीं था, तो इसलिए थोड़ा सा उनको फीका लगने लगा। युमथांग में उनको एक मुलाकात एक सिक्किम युवती से हुई, जिससे उन्होंने पूछा क्या आप सिक्किमी हैं, तो उसने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ। तो उसका ये जवाब उन्हें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ लोगों में कितना भारतीयपन है, और ये कितने मतलब अच्छा उन्होंने जवाब दिया। तो देश के कोने कोने में हमारे ऐसे देशवासी भरे हुए हैं जिनमें भारतीयता कूट कूट कर भरी हुई है। और फिर उन्होंने वहाँ कुछ कुत्ते भी देखे, पहाड़ी कुत्ते, जिसके बारे में जितेन ने बताया कि ये जो है चांदनी रात में भौंकते हैं।
तो सभी जगह के कुत्तों की अपनी अपनी विशेषता होती है। फिर मेहनतकश क्षेत्रीय लोगों को श्रेय, नए नए रास्तों की खोज, असीम सौंदर्य की तलाश। फिर वे लोग वापस आने लगते हैं। आप नीचे तस्वीर में देख रहे हैं कैसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। लेखिका सोचते हुए आती हैं कि ये जो सौंदर्य है असीम है। हम नए नए रास्ते ढूंढते हैं पहाड़ों पर, नए नए जगहों को देखने की कोशिश करते हैं, और इस असीम सौंदर्य तक पहुंचाने वाले यहाँ के मेहनतकश क्षेत्रीय लोग हैं, जिनकी बदौलत हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो इनके प्रति हम कितना भी आभार कर लें, हमारा जो आभार है, हमारे जो हाथ हैं वो छोटे पड़ जाते हैं। और यही सोचते हुए वो वापस आने लगती हैं, उनकी जीप वापस आने लगती है। तो ये जो यात्रा थी उनकी बेहद अविस्मरणीय यात्रा थी, और इसीलिए उन्होंने इसको एक पुस्तक के रूप में लिखा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साना साना हाथ जोड़ी, पाठ के शीर्षक की उपादेयता पर प्रकाश डालिए। तो साना साना का अर्थ है छोटे छोटे, हाथ जोड़ी मतलब हाथों को जोड़कर। ये एक नेपाली प्रार्थना है, सिक्किम की प्रार्थना है, जिसमें नेपाली युवतियाँ ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हम छोटे छोटे हाथों को जोड़कर हे ईश्वर आपका आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, इतनी सुंदर प्रकृति दी है, और ये इस सुंदर स्थान पर रहने का सौभाग्य दिया है। तो लेखिका ने इसी को अपने पाठ का शीर्षक बनाया, और वो इस सौंदर्य के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति और इस यात्रा के प्रति अपने हृदय से आभार प्रकट करती हैं। तो चूँकि वहाँ के लोगों के हाथ छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ के लिए तो साना साना छोटे छोटे अर्थ में आ रहा है, और लेखिका के लिए अर्थ ही आ रहा है कि वो इस उनकी जो देन है उसके लिए आभार प्रकट कर रही हैं। वो उनके देन के लिए बहुत छोटा पड़ जा रहा है। सिक्किम के बच्चों के बारे में जितेन ने लेखिका को क्या जानकारी दी? तो जितेन नार्गे ने बताया कि सिक्किम के बच्चे स्कूल जाते हैं और साथ ही साथ वो घर की जिम्मेदारियां भी उठाते हैं। ये गरीब बच्चे हैं और मीलों चलकर, पैदल चल कर के ये स्कूल पहुंचते हैं, और घर में ये मवेशी भी चराते हैं और लकड़ियां भी काटते हैं, और अभाव और गरीबी की ज़िंदगी, फिर भी बच्चे खुश रहते हैं। और जैसा होता है गरीबों की ज़िंदगी। सिक्किम में जीविका का साधन मुख्यतः क्या है? तो वैसे तो वो मज़दूर का काम भी कर रहे हैं और लकड़ियाँ भी काटते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वहाँ धान की खेती होती है और पहाड़ी आलू उगाया जाता है। चाय के बागानों में भी लोग काम करते हैं, और शराब का व्यापार भी होता है वहाँ। कटाव की खूबसूरती देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध क्यों हो गई? कटाव में चूँकि लोग नहीं जाते हैं और थोड़ा सा एकांत एरिया है, इसलिए वहाँ दुकानें वगैरह भी नहीं हैं, तो प्रदूषण भी नहीं है, प्लास्टिक वगैरह वहाँ कुछ नहीं है। तो बेहद सुंदर जगह है, बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ, और उसे भारत का स्विट्ज़रलैंड बताया गया है। तो चारों तरफ बर्फीला सौंदर्य होने के कारण लेखिका वहाँ जाकर मंत्रमुग्ध हो गई। युमथांग में लोगों ने क्या देखा? तो युमथांग में लोगों ने बर्फ़ तो नहीं देखा, बर्फ़ वो देखना चाह रहे थे, और वहाँ उन्होंने फूलों की घाटी देखी। प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल थे, जो कि बहुत सुंदर था। गृह कार्य। गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? तो गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंगटोक की जो खूबसूरती है, गंगटोक में जाने का जो सौभाग्य हम लोगों को मिलता है, वो वहाँ के जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उन्हीं की मेहनत के बल पर है।
अगर वे रास्ते ना बनाते, अगर वे वहाँ के देख रेख ना करते, अगर वो उस स्थान को खूबसूरत और साफ़ सुथरा ना बना कर रखते, तो हम लोग कैसे उसका आनंद ले पाते। तो वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो वहाँ के बादशाह हैं, मतलब वहाँ के राजा की तरह हैं और बहुत मेहनत करने वाले हैं, उन्हीं की बदौलत हम उस शहर को देख पा रहे हैं, उसका आनंद ले पा रहे हैं। इसलिए उसको मेहनत करने वाले बादशाहों का शहर बताया गया है। अच्छा, एक बात और है, वे सभी गरीबी में भी बड़े खुश रहते हैं और अपने आप को बेहद खूबसूरत बना के रखते हैं, साफ़ सुथरा अच्छे से बना कर रखते हैं। और मतलब उनके चेहरे पर दीनता नहीं है, उनके चेहरे पर आनंद है। तो इसीलिए उनको बादशाह कहा गया है। वो शान से जीते हैं अपनी उस गरीब ज़िंदगी को भी। एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? तो एक कुशल गाइड में बहुत सारे गुण होने चाहिए। एक तो देखने में वो अच्छा होना चाहिए, उसे कई सारी भाषाएं आनी चाहिए, बहुत विनम्र और अच्छे से बात करने वाला होना चाहिए, वहाँ के लोकल मौसम और खतरे और इन सब के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, जो दर्शनीय स्थल हैं उसका ऐतिहासिक विवरण पता होना चाहिए, रास्ते पता होने चाहिए। अगर वो ड्राइवर है तो उसको गाड़ी अच्छे से चलाना आना चाहिए। इसके अलावा गाइड जो है, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को विश्वास होता है गाइड पर, तो विश्वासघाती नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। कटाव पर किसी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, दुकान का ना होना वरदान इसलिए है क्योंकि इससे वहाँ पर प्रदूषण नहीं हो रहा है, गंदगी नहीं फैल रही है। ये अलग बात है कि जो पर्यटक वहाँ जा रहे हैं, दुकान ना होने से थोड़ी दिक्कत तो होती है, मगर वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता की जो पवित्रता है, शुद्धता है, वो बनी हुई है। अगर वहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, दुकान वगैरह हो, तो क्या होगा, लोग वहाँ पे गंदगी करेंगे और फिर जो बर्फीला सौंदर्य जैसे युमथांग में नहीं मिला, ऐसे कटाव में भी नहीं मिलेगा। तो कटाव का ये सौंदर्य इसी वजह से है क्योंकि वहाँ दुकानें वगैरह नहीं हैं। एक प्रोजेक्ट है, किसी क्षेत्र विशेष के जनजीवन पर एक परियोजना कार्य तैयार कीजिए। किसी भी क्षेत्र, जैसे इसमें सिक्किम के लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, ऐसे ही आप किसी भी अंचल, किसी भी क्षेत्र के लोगों की, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है उसके बारे में एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए, उसमें फ़ोटोज़ लगाइए, उसमें जानकारियाँ इकट्ठी करके लिखिए। तो इस तरह से यह पाठ आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। कुछ यादगार तस्वीरें। पहली तस्वीर 7 सिस्टर्स वाटरफॉल की। आप देख रहे हैं 7 झरने हैं एक ही साथ, बहुत ऊंचाई से गिर रहे हैं और ये सिक्किम का एक मशहूर वाटरफॉल है। दूसरी तस्वीर में बच्चे खुशी खुशी दौड़ते हुए जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और वो अपनी गरीबी में भी बड़े मस्त हैं, आनंद में हैं। नीचे वाली तस्वीर बीच में आप देख रहे हैं कि गैंगटॉक रात में कैसा दिखता है। चारों तरफ जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नीचे पूरा सितारे उतर आए हैं या फिर बिजली के झालर लगा दिए गए हैं। तो अच्छा, फिर बीच वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बच्चा जो है वो हंस रहा है। तो वहाँ के बच्चे बड़े ही प्यारे प्यारे सुंदर बच्चे हैं। ऊपर कोने में याक की तस्वीर है, जो वहाँ के बर्फीले एरिया में पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भैंस होती है, ऐसे वहाँ याक होता है जिसका वो लोग दूध पीते हैं। उसके नीचे तस्वीर है रंगीन झंडे जो रास्ते के किनारे लगे हुए मिले। ये शुभ कार्यों में प्रयुक्त होते हैं और जो सफ़ेद झंडे हैं वो आत्मा की शांति के लिए लगाए जाते हैं। और नीचे कोने में आप देख रहे हैं, ये रास्ते में चलते हुए उनको जो सुंदर सुंदर फूल दिखाई दिए, जब ये युमथांग जा रहे थे तो उनको जगह जगह प्रियुता और रोडेंड्रो के फूल मिल रहे थे। तो ये दृश्य जो है, दूर से बर्फीला पहाड़ दिख रहा है और घाटी में फूल दिख रहे हैं। ये दृश्य उन्हें हमेशा याद रहे।
इसमें भी कुछ तस्वीरें हैं, बर्फीला पहाड़, बादल घिरे हुए और कटाव का ये दृश्य है। उसके नीचे युमथांग की फूलों की घाटी, जिसमें आप देख रहे हैं बादलों का धुंध भी है, और बीच में बच्चे हंसते हुए, पहाड़ के बच्चे। फिर आप इधर देखिए ऊपर कोने में, वो दूर से देखते हैं जो सेना फौज के शिविर थे, जो आपका बॉर्डर एरिया है, वहाँ नाथुला बॉर्डर भी है, चाइना बॉर्डर। तो वहाँ फौजी लोग रहते हैं, तो बहुत ही बर्फीला और ठंडा ठंडा जगह है वहाँ। उनके घर हैं, फौजियों के घर नहीं, मतलब उनका जो टेंट है, रहने का स्थान है, परिवार नहीं रहता वहाँ, सिर्फ फौजी लोग रहते हैं। और नीचे गैंगटॉक का दृश्य है, और उधर सूर्यास्त हो रहा है, और इधर आप देख रहे हैं ऊपर रोपवे से लोग जा रहे हैं, और नीचे गैंगटॉक शहर। तो इस तरह से ये पाठ आपने पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि आपको सिक्किम और गैंगटॉक, युमथांग, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप भी कभी समय मिले तो घूमने जाइए, और इन दृश्यों को जब आप अपनी आँखों से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो पाठ है, मैं हमेशा ये बताऊंगी कि वीडियो देखने के अलावा भी जो मूल पाठ है, इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मूल पाठ को पढ़ते हैं तो लेखिका ने जैसा अनुभव किया, वो उसको स्टेप बाय स्टेप चित्रात्मक शैली में लिख रही हैं। तो उसको पढ़ने से हमारे आँखों में एक बिंब उपस्थित होता है, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वीडियो को भी देखिए, साथ ही साथ आप पाठ भी पढ़िए, और मौका लगे तो खुद भी घूम के आइए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये साना साना हाथ जोड़ी पाठ अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। थैंक यू।